तो लास्ट टर्न पे हम लोग यहाँ पे फिनिश किए थे। देखो इसमें क्या है ना कि कुछ पॉइंट्स जो है वो इधर के उधर शफल हो गए हैं, जैसा इस बुक में दिया हुआ है, तो उसको रीअरेंज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ये वाला जो डायग्राम था ये बेसिकली क्या दिखा रहा था कि जैसे ही जो ऑलिगोसेकेराइड है वो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड पे ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसके बाद उसमें से एक ग्लूकोज, फिर दोनों ग्लूकोज, फिर एक मैनोज, ये सब निकल जाते हैं और लास्ट में हमारे पास इतना पार्ट ऑफ ऑलिगोसेकेराइड जो है वो बचता है। व्हाट इज दिस? दिस इज द पार्ट ऑफ ऑलिगोसेकेराइड। इसका मतलब ये है कि इन ग्लूकोज सब यूनिट्स का जो रोल था इन्होंने अपना रोल परफॉर्म कर दिया है, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इन द ER this much part of the oligosaccharide remains attached with the protein in general। जरूरी नहीं है कि ये मैनोज रेसिड्यू भी हटे, कई बार ये मैनोज रेसिड्यू अटैच्ड रहता है, लेकिन जो ग्लूकोज रेसिड्यूज हैं ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। दे नीड टू बी रिमूव्ड। अब ये कैसे होगा, क्यों होगा, इसका क्या रोल है, वाई दिस ग्लूकोज रेसिड्यूज। और जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये ग्लूकोज रेसिड्यूज जो है वो सबसे लास्ट में अटैच होते हैं, और ये एक तरीके का सिग्नल एक्ट की तरह एक्ट करता है कि अब जो ये पूरा का पूरा ओलिगोसेकेराइड है इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, एंड नाउ इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डोलिकॉल पायरोफॉस्फेट टू द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड। तो एक लेवल पे तो ये इस सिग्नल का काम कर रहा है कि इस ऑलिगोसेकेराइड को नेसेंट प्रोटीन पे अटैचमेंट के लिए भी ये सिग्नल की तरह एक्ट कर रहे हैं ये तीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और वहीं पे जिस भी नेसेंट प्रोटीन से ये अटैच होगा ये पूरा का पूरा ऑलिगोसेकेराइड, उस प्रोटीन की फोल्डिंग में असिस्ट कराना, और फोल्डिंग कंप्लीट हो गई या अभी भी नहीं, या बची हुई है अभी भी बाकी है फोल्ड होना प्रोटीन को, उसके लिए भी ये एक तरीके का मॉलिक्यूलर मार्कर के तौर पे काम करता है। तो वो कैसे करता है उसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि ये वाला जो स्टेप है ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि इट हैपेंस इट हैपेंस आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स इन दी ER। यानी कि प्रोसेसिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो हमको ये चीज मिलती है फाइनली पार्ट ऑफ द ओलिगोसेकेराइड। और इस स्टेप के होने के बाद, यानी कि इतना इवेंट हो जाने के बाद, जो भी प्रोटीन है इट हैज टू लीव द ER। यानी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ above steps the protein is ready to leave the ER in its properly folded state। तो इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए ये दो पॉइंट्स जो है वो सफिशिएंट है। इसमें एक चीज और आपको जाननी है कि जो ओलिगोसेकेराइड था वो कितने रेसिड्यूज का बना हुआ था? टोटल, 14। हाँ टोटल 14 रेसिड्यू। तो ओलिगोसेकेराइड इसमें है टोटल 14 रेसिड्यूज। सर ऑलिगोसेकेराइड तो 2 to 9 ही होता है, फिर इसको कैसे हो? बहुत सही क्वेश्चन तुमने पूछा है।
2 से 9 के लिए ही हम ओलिगोसेकेराइड टर्म जो है वो इन जनरल यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी यही है कि इसमें से जब फाइनल स्टेप में जब रेसिड्यूज रिमूव हो जाते हैं, यानी कि तब फाइनल भी सर, तब भी तो 10 बचता है। तब भी 10 बचता है। लेकिन अब 9 और 10 के खेल में उसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं, तो ये भी जस्टिफाइड नहीं लगता है ना। इसीलिए इसको हम, या इन जनरल, ओलिगोसेकेराइड की ही संज्ञा दी जाती है। ठीक है। तो हमने जब भी ये बताया है, चाहे तुम्हारी क्लास में या बाकी बीएससी वगैरह में, कि जो डेफिनेशंस हैं उस पे बिल्कुल स्टिक नहीं रहना है। जैसे 9 तक हमने कहा, 2 से 9, तो ऐसा नहीं कि 10 होते ही उसको हम तुरंत बोल देंगे पॉलीसेकेराइड। वी हैव टू बी कन्वीनियंट कि जो हम चीज़ें बोल रहे हैं वो ज़्यादा, अगर हम सिंपली ये बोल दें कि इस पे पॉलीसेकेराइड अटैच रहता है और हम नंबर ऑफ रेसिड्यूज ना बताएं, तो इन जनरल दिमाग में क्या निकल के आएगा, एवरेज भी, कि लगभग होंगे 40-50 रेसिड्यूज होंगे। तो वो जो प्रेडिक्शन होगा दैट विल बिकम रॉन्ग। अगर हम ओलिगोसेकेराइड बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चलो भैया 9 में एक हम जोड़ दिए, 10 कर दिए, तो वो एक्सेप्शन नहीं बनेगा। लेकिन पॉलीसेकेराइड बोल रहे हैं और हमने रेसिड्यूज नहीं बताए, तो जाहिर सी बात है कोई भी थोड़ा भी जिसको जानकारी है इन टर्मिनोलॉजीज की, वो यही गेस करेगा कि 30-40 या 40-50 रेसिड्यूज के आसपास होंगे। इस तरह हाँ से सर, क्योंकि 9 से 10 की रेंज खाली रहती है। पॉलीसेकेराइड की बताई थी मोर देन 10, मोर देन और 10। यस, की बताई एग्जैक्टली। तो वो जो बॉर्डर लाइन पे होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है मामला, जो भी चीज़ें बॉर्डर लाइन पे होती हैं। तो इसलिए इसको ओलिगोसेकेराइड कहना जो है वो ज़्यादा जस्टिफाइबल है। तो इसमें टोटल 14 रेसिड्यूज होते हैं, और इन 14 रेसिड्यूज में से जो 5 रेसिड्यूज होते हैं, रेसिड्यूज आर कंजर्व्ड। अब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से 5 रेसिड्यूज कंजर्व रहते हैं, सिर्फ आपको नंबर याद रखना है। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी प्रोटीन्स में या नेसेंट पॉलीपेप्टाइड में ये ओलिगोसेकेराइड अटैच हो रहा है, उसमें से 5 रेसिड्यूज जो है वो कभी नहीं चेंज होंगे, और बाकी के जो रेसिड्यूज हैं, और 5 में क्या हो गया भाई, बाकी तो निकल ही गया 4, जो बाकी बचे 5 रेसिड्यूज हैं उन्हीं में वेरिएशन होता है, और एक एक रेसिड्यू के वेरिएशन से ओलिगोसेकेराइड किस टाइप की प्रोटीन से अटैच होगी ये बदल जाता है। तो ब्रॉड एक तरह से सबस्ट्रेट अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए ही सिर्फ 5 रेसिड्यूज ही कंजर्व रहते हैं, सारे के सारे कंजर्व नहीं रहते हैं। तो अब ध्यान क्या देना है, ये अच्छा एक चीज और, ये जो 5 रेसिड्यूज कंजर्व रहते हैं, ये बेसिकली, या ये पूरा जो अटैचमेंट का खेल चल रहा है, ये चलता है मेनली 2 टाइप की प्रोटीन्स पे। एक तो सेक्रेटरी प्रोटीन्स हो गई, और दूसरी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो गई। क्योंकि ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिन टाइप के प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग होती है, उसमें यही दोनों मेजर प्रोटीन्स होती हैं। या तो वो सिक्रीट होके निकल जाएगी, गोल्जी बॉडी के पास पहुंचेगी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन, या वो मेम्ब्रेन से अटैच होके और फिर सिक्रेटरी वेसिकल्स की मेम्ब्रेन में, और उसको सिक्रेटरी वेसिकल्स नहीं कहेंगे, बेसिकली उसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहेंगे, उन वेसिकल्स की मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट होके निकलेगी, गोल्जी बॉडी जाएगी, फिर गोल्जी से उसका अगर थोड़ा और मॉडिफिकेशन होना होगा, जो कि इन जनरल होता है, उसके बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो सकती हैं जाके, अगर वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, खासतौर पे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं, या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होती हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स वाली बातें हैं बेसिकली। इतनी सब कुछ कार्रवाई हो जाने के बाद अभी भी जो एन लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड जो हमने आपको ये बताया है, ये डायग्राम जो बताया है, इसका और फर्दर मॉडिफिकेशन जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। तो अभी भी वो फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम ओलिगोसेकेराइड कह रहे हैं, और बाकी जब फाइनल हो जाएगा गोल्जी के बाद, तब तो उसको टिपिकली हम कह ही सकते हैं दैट विल फॉल इनटू द डेफिनेशन ऑफ द ओलिगोसेकेराइड्स। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि फर्दर
मॉडिफिकेशंस ऑफ एन लिंक्ड, ये जो है ओलिगोसेकेराइड बेसिकली एन लिंक्ड ही है, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। एन लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड, एक ओ लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड भी होता है, लेकिन उसका जिक्र हम जब गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो फर्दर मॉडिफिकेशंस ऑफ एन लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड्स अकर इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ज्यादा तो नहीं आगे हो गया। हाँ। अब ब्रीफली हमको ये देख लेना है कि ये जो ग्लाइकोसाइलेशन हुआ है उसका फायदा क्या है या उसका इस्तेमाल क्या है। तो फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन यानी कि अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू दी नेसेंट पॉलीपेप्टाइड। सबसे पहला जो इसका फंक्शन होता है ग्लाइकोसाइलेशन का, वो होता है कि फॉर प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग के लिए ग्लाइकोसाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो होता है कि इट कन्फर्स स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी में भी मेनली बेसिक क्या देता है ये, प्रोटीएज रेजिस्टेंस। अगर ग्लाइकोसाइलेशन प्रॉपर हुआ है तो कई तरीके के प्रोटीएज इस न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन पे एक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इट कन्फर्स स्टेबिलिटी या प्रोटीएज रेजिस्टेंस टू मेनी सिक्रीटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये दूसरा इसका अहम रोल है। तीसरा इसका रोल है सेल सेल एडहीशन में। दो सेल्स को अगर आपस में जुड़ना है तो वो इन्हीं ओलिगोसेकेराइड्स के माध्यम से अटैच होती हैं, इनिशिएट होता है अटैचमेंट। देन फोर्थ इज दे सर्व एज एंटीजन। आपको मालूम ही है कि ब्लड ग्रुप एंटीजन हमने डिटेल में भी देखा था। वो बेसिकली क्या होते थे, ओलिगोसेकेराइड्स। तो इस ग्लाइकोसाइलेशन से ये भी होता है कि एंटीजन का अटैचमेंट सेल्स पे हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्रोटीन फोल्डिंग, क्योंकि इसका जिक्र ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है प्रीवियस हेडिंग में ही। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रोटीन फोल्डिंग की ये है कि इट इज असिस्टेड बाय शेपेरॉन्स। अब शेपेरॉन्स आपको मालूम है क्या है, ये भी एक तरीके की प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं। हीट, हाँ, HSP70 उसका एक बहुत बड़ी फैमिली है हीट शॉक प्रोटीन्स की। तो ये भी हमने आपको बताया है कि क्यों इसको हीट शॉक कहते हैं, ये सब हम लोग जान चुके हैं पहले ही। तो ये जो शेपेरॉन्स होते हैं इनका मेन रोल क्या होता है कि ये प्रिवेंट करते हैं, दे प्रिवेंट सेगमेंट्स ऑफ ए नेसेंट पॉलीपेप्टाइड। नेसेंट मतलब समझ रहे हैं ना? यस सर, नई नई बनी। हाँ, नहीं नहीं। तो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम मिस फोल्डिंग, नई नई बनी है, कहीं गलत सलत ना फोल्ड हो जाए, उस चीज को प्रिवेंट करने का काम जो है वो चैपेरॉन प्रोटीन्स का होता है। अब इनकी एक इंपॉर्टेंट फैमिली है जिसको हम जानते हैं इम्पॉर्टेंट या एन इम्पॉर्टेंट चैपेरॉन इज HSP70 फैमिली। और
HSP70 फैमिली का जो जिस इम्पोर्टेंट चैपेरॉन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इज जो है दैट विल नॉट बी एक्यूरेट, एन इम्पोर्टेंट चैपेरॉन ऑफ HSP70 फैमिली इज BIP। ये BIP जो होता है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड इन ER लूमेन, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खाली स्पेस होती है उसी में ये BIP पड़ा होता है। BIP का मतलब क्या है? BIP स्टैंड्स फॉर बाइंडिंग इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, BIP। एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक इम्यूनोग्लोबुलिन से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको BIP या बाइंडिंग इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं। अब BIP बेसिकली करता क्या है? BIP का मेन काम क्या होता है कि इट बाइंड्स टू न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स and maintains them in unfolded state। अब ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली कहाँ पे इनकी लोकेशन होगी बताइए? यस, इनसाइड द ER लूमेन। तो मतलब ये है कि अगर इस तरह से हम दिखा दें, ये हो गया हमारा ल्यूमेन ऑफ ER, तो यहाँ पे राइबोसोम जो है ऊपर की तरफ अटैच्ड है लाइक दिस, और इसमें से जो ये नई प्रोटीन निकल के आ रही है इसी से BIP आके कहीं बाइंड कर, दिस विल बी BIP, और इसको अनफोल्डेड स्टेट में ही बनाए रखेगा, फोल्ड नहीं होने देगा। BIP के अलावा दो और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं जो नई बनती हुई प्रोटीन्स के प्रीमेच्योर या इनकरेंट फोल्डिंग को प्रिवेंट करती हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि अपार्ट फ्रॉम BIP टू अदर, और वो भी शेपेरॉन्स ही हैं, शेपेरॉन्स prevent premature and incorrect folding of segments of nascent protein। सर VIP के जुड़ने से पहले वो ओलिगोसैकेराइड तो इसमें जुड़ चुका होगा? हाँ, वो काम तो हो चुका होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो पहले स्टेप की प्रोसेस थी ना वो। अभी इसको अनफोल्डेड स्टेट में रखना है ताकि बाद में प्रॉपरली इसको फोल्ड किया जा सके, लेकिन उस कंडीशन की कि वो डिसोसिएट नहीं हुए होंगे तभी तो ये अटैच होगा, क्योंकि वो तो फोल्ड होने के बाद डिसोसिएट। एक्चुअली में अभी उस प्रोसेस को एक बार समझ लो, फिर हम लोग उसका टाइम लैप्स देखेंगे कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे अटैचमेंट होगा और किस पे नहीं होगा। वो रीजनिंग तुम लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे। तो अभी स्टेप्स हम देख लेते हैं, ठीक है? दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व। तो लेकिन पहले हम प्रोसेस बता दें, अभी हम बता देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो आप सोच नहीं पाएंगे उसको। तो देखो इसमें क्या है कि BIP के अलावा दो और प्रोटीन्स या शेपेरॉन्स होते हैं जो जिनका काम क्या होता है कि प्रीमेच्योर या इनकरेक्ट फोल्डिंग जो है वो नेसेंट प्रोटीन्स की उसको प्रिवेंट करें। अब ये दोनों कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं? द अदर टू
chaperones are, नंबर 1 इसमें है कैलनेक्सिन और नंबर 2 है कैलरेटिकुलिन। तो कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन, ये दोनों की दोनों जो प्रोटीन्स हैं या शेपेरॉन्स हैं, ये क्या हैं? दे आर कैल्शियम बाइंडिंग लेक्टिन्स। ये भी कैल्शियम बाइंडिंग लेक्टिन है। इसका मतलब ये है कि कैल्शियम से इसका जो अटैचमेंट होता है या डिटैचमेंट होता है, वो इन प्रोटीन्स के एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड स्टेट को डिसाइड करता है। तो बेसिकली ये कैल्शियम बाइंडिंग लेक्टिन कहिए या इसको आप कैल्शियम रेगुलेटेड लेक्टिन भी कह सकते हैं। सेम यहां पे भी कैल्शियम रेगुलेटेड कह सकते हैं। अच्छा, लेक्टिन से क्या समझ में आता है? लेक्टिन का मतलब ये है कि बेसिकली ऐसी प्रोटीन जो कि कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी हुई। तो लेक्टिन का मतलब क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। कार्बो समझ में आ जाएगा ना कि कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। यस सर। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स बाइंडिंग प्रोटीन्स को हम एक जनरल टर्म देते हैं, इसको लेक्टिन कहते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट बाउंड प्रोटीन जो होती हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के स्टेट पे डिपेंड करता है कि इनका क्या फंक्शन होगा। तो एक चीज ये हो गई। अब दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो कैलनेक्सिन होती है, ये कैलनेक्सिन, ये कहां पे प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन ईआर मेम्ब्रेन, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है ये कैलनेक्सिन। जबकि जो कैल रेटिकुलिन होती है, इट इज प्रेजेंट इन soluble form inside ER ल्यूमेन। तो ये ER के ल्यूमेन में प्रेजेंट रहती है और ये ER की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहती है। फंक्शन दोनों का सेम ही है, कैलनेक्सिन हो चाहे कैल रेटिकुलिन है, इन दोनों का फंक्शन सेम है। तो और अच्छा, फंक्शन है क्या? तो अब फंक्शन पे आते हैं। बल्कि एक मेन की पॉइंट यहां पे हम नोट कर दें कि फंक्शनली बोथ आर सिमिलर। फंक्शनली बोथ आर सिमिलर। तो अब इसके बाद इनके फंक्शन पे हम बात कर लेते हैं। तो जो फंक्शन एक का है वही दूसरे का भी है। फंक्शन क्या है? बेटा एक सेकेंड होल्ड करना। हेलो।
हाँ, यस। तो हाँ, हम लोगों को बात करनी थी फंक्शंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहला तो रोल ये होता है कि ये जो दोनों की दोनों कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं या लेक्टिन्स हैं, दीज लेक्टिन्स रिकग्नाइज, किस चीज को रिकग्नाइज करती हैं? दे रिकग्नाइज एन लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड। और ऐसे सिंपली नहीं रिकग्नाइज कर लेती हैं, ये इस कंडीशन में एन लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड को रिकग्नाइज करती हैं जब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनल ग्लूकोज प्रेजेंट हो। रिकग्नाइज एन लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड व्हेन ओनली वन टर्मिनल glucose residue is attached to it। कौन आ गया इतनी देर बाद? अच्छा, तो बात समझ रहे हैं आप? बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे ये डायग्राम था, इसमें बस सिंपल सा एक डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे ताकि बाकी चीज़ें नहीं बतानी हो। ये लाइक दिस, फिर ऐसे ऐसे, फिर ये, और यहाँ पे 3 ग्लूकोज रेसिड्यूज जो है वो अटैच थे, 1 2 3। ये वही अनलिंक्ड ओलिगोसेकेराइड है। तो इसमें से जब ये 2 ग्लूकोज रेसिड्यूज रिमूव हो जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे, तो उसके बाद यानी कि इसको यहां से हटा दिया जाए, सिर्फ एक ग्लूकोज रेसिड्यू जब यहां पे बचेगा, तो उस कंडीशन में इस ओलिगोसेकेराइड को ये लेक्टिन्स रिकॉग्नाइज करेंगे। और रिकॉग्नाइज करने के बाद ये क्या करेंगे? दीज लेक्टिन्स विल बाइंड टू दी नेसेंट प्रोटीन, जिस प्रोटीन पे ये क्या कहते हैं, हाँ हाँ, दिस ओलिगोसेकेराइड इज अटैच्ड। अच्छा, एक्चुअली में होता क्या है कि ये और किसी चीज से नहीं, ये बल्कि इसी टर्मिनल ग्लूकोज रेसिड्यू से अटैचमेंट इनका होता है। तो सिर्फ एक रहेगा तभी बाइंडिंग होगी, एक से ज्यादा होंगे तो प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो जैसे अगर यहाँ पे हम वो वाली बना दें दिस, इसको हम क्या कह दे रहे हैं? दिस इज कैलनेक्सिन, जो कि ईआर मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होती है। तो ये तभी बाइंड करेगी जब सिर्फ और सिर्फ एक ग्लूकोज रेसिड्यू जो है वो इस ओलिगोसेकेराइड में मौजूद रहेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर ये तीसरा ग्लूकोज रेसिड्यू भी हट गया तो क्या ये कैलनेक्सिन अटैच रह पाएगी इस ओलिगोसेकेराइड से? नहीं, ये डिटैच हो जाएगी। तो अब ऐसे तो कहानी नहीं उतनी समझ में आ रही है, इसको अच्छे से समझने के लिए हमको वही इमेज की हेल्प लेनी पड़ेगी और उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं। तो एक सेकेंड, यस, दिस, इस इमेज को आप ध्यान से देखें। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि ये ईआर का ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन में ये अनफोल्डेड प्रोटीन जो है वो आई। अब इस अनफोल्डेड प्रोटीन में आप देख सकते हैं कि क्या अटैच्ड है, ये दिस इज द ओलिगोसेकेराइड। इसका मतलब कि ये ओलिगोसेकेराइड पहले ही अटैच हो चुका है इस अनफोल्डेड स्टेट में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर रिमूव्ड। ठीक, अच्छा, इसको रिमूव करने की जिम्मेदारी किस एंजाइम की होती है? इन 2 मॉलिक्यूल्स को यहां पे नहीं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिमूव कराने की जिम्मेदारी होती है ग्लूकोसाइडेस की, जो कि यहां पे भी काम करता है, यहां पे भी लिखा हुआ है। तो वही क्या करेगा? इनिशियली इन 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा। अब इस कंडीशन में ये जो प्रोटीन है
इसके पास सिर्फ एक ग्लूकोज बचा, देखिए यहाँ ग्लूकोज 3 लिखा था, यहाँ पे ओनली 1 ग्लूकोज। नाउ दिस ग्लूकोज विल बी अटैच्ड टू द कैलनेक्सिन। अब ये कैलनेक्सिन कहाँ पे प्रेजेंट है? ईआर की लिपिड बाइलेयर में इंटीग्रेटेड है ये। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ये वाला जो टर्मिनल ग्लूकोज है इसको भी ग्लूकोसाइडेज रिमूव कर देगा, तो यहां से हट गया ग्लूकोज। अब इस प्रोटीन का देख लीजिए, ये प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड हुई है कि नहीं हुई है, इस चीज को रिकॉग्नाइज करने की जिम्मेदारी इस एंजाइम की होती है, ग्लूकोसिल ट्रांसफेरेज की। यानी कि ये एंजाइम क्या करता है कि इट डिटरमाइंस द इनकम्प्लीटली और completely folded state of प्रोटीन। बहुत क्रूशियल एंजाइम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी क्रूशियल एंजाइम। ठीक, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो प्रोटीन कंप्लीटली फोल्ड हो चुकी है, प्रॉपरली फोल्ड हो चुकी है बिकॉज इट हैज बीन असिस्टेड बाय ए शेपेरॉन, जिसको हम कैलनेक्सिन कह रहे हैं। अगर वो प्रॉपरली फोल्ड हो गई तो ये चली जाएगी आगे, ईआर से बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर ये प्रॉपरली फोल्ड नहीं हुई तो ये ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज समझ जाएगा कि मामला गड़बड़ है। फिर ये क्या करेगा? दिस ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज इट विल परफॉर्म एडिशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि यहां से ग्लूकोज तो हट चुका था, लेकिन अब ये क्या करेगा? ये देख रहा है ये प्रॉपरली फोल्ड ही नहीं हुई है, तो इसमें एक ग्लूकोज रेसिड्यू यहां पे मैनोज से फिर अटैच करेगा, यानी वापस से इसी स्टेट में प्रोटीन को ले आ देगा जहां पे एक ग्लूकोज टर्मिनल ग्लूकोज अटैच था। अब फिर से ये कैलनेक्सिन से बाइंड करेगा और फिर से कोशिश होगी फोल्डिंग की। अगर फोल्ड हो गया तो आगे बढ़ जाएगा, और फिर अगर नहीं फोल्ड हुआ तो फिर से ग्लूकोज रेसिड्यू ऐड किया जाएगा। मतलब कई बार ट्राई किया जाएगा कि भैया फोल्ड होके और बाहर चले जाओ, इतनी सारी इवेंट हो गई, अब वेस्ट मत बन जाओ, नहीं तो फिर वही सर तो एक बार में फोल्ड नहीं हुआ ग्लूकोज ऐड होने से, तो दोबारा ऐसा क्या हो जाएगा? अब जैसे मान लो तुम कॉपी पेन लेके बैठी और लिखना शुरू की कि हमको जो याद किए हैं आज देखें लिख लें। एक बार में मान लो तुम नहीं लिख पाई तो कोशिश नहीं करोगी दोबारा पढ़ के उसको लिखने की। हम ये कह रहे हैं सेलुलर प्रोसेसेस जो होती हैं वो कोई भी मशीन, सेल के अंदर ये सारी क्या है? मशीन ही है। वो कभी 100% एफिशिएंसी से काम करती हैं क्या? नहीं। इवन डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो भी 100% एरर प्रूफ नहीं होता है, एरर प्रोन होता है वो। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो जब आगे जाता है सिंथेसाइज करते हुए तो वापस आके चेक भी करता है भैया हमसे कहीं गलती तो नहीं हो गई। तो हो सकता है पहली बार में ये प्रॉपर फोल्डिंग ना हो पाई हो, दूसरी बार ट्राई किया जाएगा, प्रॉपर फोल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, ट्रायल एंड एरर इसको कहते हैं। तो अब समझ में आया इसमें? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिकली कैलनेक्सिन हो गई, चाहे कैल रेटिकुलिन जो कि साइट उसमें ईआर ल्यूमन में पाई जाएगी, ये तो मेम्ब्रेन में अटैच्ड है। इनका अहम रोल ये होता है कि प्रोटीन को कुछ देर के लिए ईआर में रिटेन करके रखा जाए और उसको एक अवसर प्रदान किया जाए ताकि उसकी प्रॉपर फोल्डिंग हो जाए। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसीलिए ये बेसिकली करती क्या है? ये शेपेरॉन्स असिस्ट करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। तो इस पॉइंट को अगर हम यहां पे नोट कर दें कि शेपेरॉन्स हेल्प टू रिटेन द प्रोटीन्स, हाँ भाई नेसेंट लिख दें तो अच्छा लगेगा,
nascent proteins in ER to assist them in proper folding। तो अब इसमें शेपेरॉन्स में सब इंक्लूड हो गया, चाहे बीआईपी की बात करिए, चाहे कैलनेक्सिन की, चाहे कैलरेटिकुलिन की, ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड। तो ये समझ में आया? इसमें कोई अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो इन स्टेप्स में। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये दो एंजाइम्स, पहला तो ग्लूकोसाइडेज जो ग्लूकोज का रिमूवल करेगा, और ये ग्लूकोसिल ट्रांसफेरेज जो कि बहुत अहम है, यही पहचानेगा कि प्रोटीन फोल्ड हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई तो इसमें फिर से एक ग्लूकोज जोड़ेगा, फिर से साइकिल रिपीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो फंक्शंस ऑफ ईआर में हमने देखा था, तो उसमें तीसरा जो फंक्शन है, थर्ड, ये कलर लेंगे ना, थर्ड ही था मेरे ख्याल से, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्यों बनाया जाता है प्रोटीन्स में? चेन्स को जोड़ने के लिए। हाँ, यस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ताकि मतलब प्रोटीन जो है वो स्टेबलाइज हो सके। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होते हैं डू नॉट फॉर्म इन साइटोसॉल। साइटोसॉल में अगर कोई प्रोटीन है तो उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं फॉर्म होंगे। क्यों नहीं होंगे? ड्यू टू रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। साइटोसॉल में रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट होता है। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट से क्या होता है, फिर कैसे बनता है, क्या होता है रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट? कुछ आइडिया है? नहीं। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट होने की वजह से होता क्या है, दिस मेंटेन्स सिस्टीन रेसिड्यूज इन देयर रिड्यूस्ड स्टेट। रिड्यूस्ड स्टेट मतलब कि एसएच के फॉर्म में। और जबकि डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, एस एस, और इधर से ये प्रोटीन से चेन से जुड़े होंगे। तो यहाँ पे एस की जगह क्या आ जाता है, एच, क्योंकि रिडक्शन हो गया। तो अब ये दूसरे सल्फाइड से जुड़ेगा नहीं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे। इसको मिटा देते हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्यों मेंटेन किया जाता है साइटोसॉल में? कुछ रीजन कोई सोच सकते हो तो बताओ। नहीं, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। ये सपोज करो कि क्या है, ये सेल है हमारी, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये ईआर वगैरह है, लाइक दिस, और इधर गोल्जी बॉडीज हैं, वेस्क्यूलोस्किल हैं, इधर माइटोकॉन्ड्रिया है सब। हमने ये कह दिया कि ये जो साइटोसॉल वाला पोर्शन है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो नहीं बन पाएगा। तो आप बताइए कि फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए और कौन सी जगह बची? चलो, एक जगह तो ये बच गई कि ईआर के ल्यूमेन में, यानी कि इन इलाकों में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया जा सकता है प्रोटीन्स में। इसके अलावा भी कहीं गोल्जी बॉडी तक तो काम हो चुका रहेगा, एक्चुअली ईआर ल्यूमेन इज सफिशिएंट टू टेल। लेकिन कहीं और कोई ऐसा भी इलाका दिख रहा है जहां पे साइटोसॉल नहीं, न्यूक्लियस की तो अपनी केमिस्ट्री है, उसका इस सब। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।
बेसिकली वैक्यूल मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। हाँ ठीक है, कुछ और जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हो जहां बता सकें आप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एग्जैक्टली तो ये तो है ही है, लेकिन ऐसा इलाका जहां पे साइटोसॉल ना मिल रहा हो, मान लो कोई ऐसी प्रोटीन, इस तरह से सवाल सुनो, कोई ऐसी प्रोटीन है जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, लेकिन आर ल्यूमेन के अलावा उसको कहीं और प्रेजेंट रहना है सेल में, तो कहां रह सकती है? अब कहाँ बचा सर? वैक्यूल हो गया, फौजी बॉडी हो गया। सोचो, सेल का ही दायरा हमने नहीं दिया है, तुम कुछ भी सोच सकते हो, तो चलो नहीं सोच पा सेल के बाहर एसीएफ। हाँ हाँ, सेल के बाहर दिस, ये जो एक्सोप्लाज्मिक फेस है, यहां तो कोई साइटोसॉल है नहीं, तो इसको छोटा हमने बना दिया थोड़ा सा, अगर इसको हम बड़ा करके दिखा दें लाइक दिस, इस तरह से, और यहां पे आप बना दीजिए डाइसल्फाइड बॉन्ड, बना दो, क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब कि जो एक्सोप्लाज्मिक डोमेन है उसमें अगर प्रोटीन बाहर की तरफ झांक रही है तो उस डोमेन में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, साइटोसॉल में नहीं हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। अब सवाल यह आता है कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट रखती क्यों है सेल, व्हाट इज द नीड? क्योंकि तब तब जो भी प्रोटीन बनेगी, अगर वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट नहीं होगा तो सब में डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। बस इतना ही नुकसान होगा कि कुछ और भी होगा? अगर रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट नहीं है तो फिर कैसा एनवायरनमेंट होगा? मान लो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट ना हो तो कैसा एनवायरनमेंट होगा, बताओ? अरे रिड्यूस्ड स्टेट में नहीं होती है कोई चीज तो किस स्टेट में होती है? ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में। और ऑक्सीडेशन मतलब तो आप जानते ही हैं ना क्या होता है, स्वाहा। अगर सेल मतलब अगर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में थी तो उसके सारे ऑर्गेनेल खत्म हो जाएंगे। यस, ऑर्गेनेल्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब डैमेज हो जाएंगे। इनफैक्ट कई ऐसी बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होती, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें आरओएस बनता है, जिसको हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, और ये बड़ी घातक होती हैं। फ्री रेडिकल इनको कहते हैं, हम बेसिकली कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये अटैच हो जाते हैं अलग अलग एंजाइम से या अलग अलग कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनेल से, और उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज हो गया मतलब कि खत्म, कहानी उसकी खत्म हो गई। तो इससे भी प्रिवेंट करने के लिए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से सेल को बचाने के लिए बहुत तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स सिंथेसाइज करती है सेल। एंटीऑक्सीडेंट्स, इसीलिए आपको मालूम होगा कहा जाता है रंग बिरंगे फल खाओ, फ्रूट्स खाओ। क्यों? क्योंकि उसमें क्या मिलता है, लाइकोपीन, और क्या मिलता है, एंथोसाइनिन, यानी पिगमेंट्स बेसिकली। ये पिगमेंट्स बहुत ही तगड़े एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए जो हरी साग सब्जियां, रंग बिरंगे फल फूल खाते हैं उनकी चमड़ी टाइट रहती है, वो अपनी उम्र से कम उम्र के नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज थी उनको न्यूट्रलाइज कर दिया एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स जो वो बाहर से ले रहे थे। और इससे क्या होती है, एजिंग की प्रोसेस जो है स्लो हो जाती है। भाई सेल के अंदर की चीजें अगर अपने प्रॉपर फॉर्म और शेप में रहेंगी, डिजेनरेट नहीं होंगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेल ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, और सेल ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगी, अपना काम अच्छे से करेगी, तो ओवरऑल बॉडी जो है उसकी बॉडी की हेल्थ अफेक्ट होगी पॉजिटिव वे में।
तो इसीलिए खाओ भैया रंग बिरंगे फल फ्रूट। खैर अभी तो तुम लोग वैसे ही यंग हो, अब हमको खाना चाहिए वो सब। अच्छा, तो देखिए अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये सिस्टीन रेसिड्यू, चूंकि सिस्टीन रेसिड्यू का टर्म इसलिए हमने लिखा क्योंकि सिस्टीन ही सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है और वही पार्टिसिपेट करता है इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि सल्फर चाहिए और वो एमिनो एसिड सिस्टीन है। तो अगर साइटोसॉल में सिस्टीन रिड्यूस्ड स्टेट में है तो फिर ऑप्शन क्या बचा? देयरफॉर the disulfide bond is formed in ER lumen, ताकि उसको रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट से थोड़ा सा आइसोलेट किया जा सके। अब ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है ER ल्यूमेन में, इसको कौन फैसिलिटेट करता है? This is facilitated by the enzyme PDI। PDI का मतलब प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज। इसका काम होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना। ये जो एंजाइम होता है इट ऑल्सो कैटेलाइजेस द रीअरेंजमेंट ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक सिस्टीन रेसिड्यू से बदल के दूसरे सिस्टीन रेसिड्यू पे ये बॉन्ड शिफ्ट करना है तो उस चीज को भी ये पीडीआई एंजाइम कैटेलाइज कर देगा। चलिए, ये तो हमने कहा कि ER ल्यूमेन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ये तो फैसिलिटी यूकैरियोटिक सेल के पास है। प्रोकैरियोटिक सेल में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है, तो वहां पे क्या होगा हिसाब? तो इस पॉइंट को यहां पे हम नोट कर दे रहे हैं कि इन प्रोकैरियोट्स, या हम बैक्टीरिया की ही बात करेंगे, बैक्टीरिया the disulfide bond is formed in the पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये क्या होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस? प्लाज्मा, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है ना, बताओ कोई जने। सर दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाली स्पेस, जैसे न्यूक्लियर में पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, सेम है। समझ तो गए भाई, ठीक ही है। जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पे जो कंडीशन है इसमें यही है कि या तो यहाँ क्या कहेंगे, इसको हम एक्सोप्लाज्मिक डोमेन कह रहे हैं, और बैक्टीरिया में हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये बैक्टीरियल सेल है, ये इस तरीके से इसकी बाहर वाली जो वॉल होती है इसको सेल वॉल कहते हैं ना, तो इन दोनों के बीच का ये जो गैप है या ये जो हिस्सा है, दिस इज नोन एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसके अलावा और कहीं मिलेगा ही नहीं आपको मौका। खैर, बैक्टीरिया के बारे में इतना ही जान लीजिए, टर्म बहुत है। अब ध्यान क्या देना है हमको, एक चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर फाउंड ओनली इन कहां कहां? secretory proteins and exoplasmic domains of membrane proteins। ये इंपॉर्टेंट क्यों है?
बताओ क्यों इम्पोर्टेंट है? इस चीज को अगर एक्सप्लेन करने के लिए पूछ ले कि बताइए क्यों डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो सिक्रेटरी प्रोटीन और एक्सोप्लाज्मिक ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन में ही पाया जाता है, तो एक्सप्लेन कर लोगे? हमको समझ में ही नहीं आया था। ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आई, इसीलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। जो चीज नहीं समझ में आती वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी किसी बंदे को समझ में आया, किसी बालक बालिका को कुछ समझ में आया अगर तो बताने का कष्ट करे, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। नहीं आया सर। नोबडी। देखो समझ लो इसको, ये क्या कहा जा रहा है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर फाउंड ओनली इन सेक्रेटरी प्रोटीन्स एंड एक्सोप्लाज्मिक डोमेन्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अरे भाई, साइटोप्लाज्म में सिक्रेटरी प्रोटीन्स कैसे बनती हैं? एक्सप्लेन कर चुके हैं बच्चा लोग। सिक्रेटरी प्रोटीन जो है वो ईआर ल्यूमेन में कहीं बनेगी, फिर वेसिकल के फॉर्म से गोल्जी बॉडी के पास जाएगी, गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्ट वेसिकल निकालेगा, उसको मेम्ब्रेन के बाहर भेज देगा। सिक्रेटरी प्रोटीन तो यही होती है ना, विच हैज टू बी सिक्रेटेड आउट फ्रॉम द सेल। तो इस प्रोटीन का कहीं भी किसी भी स्टेप ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस में साइटोसॉल से संपर्क हुआ क्या? नहीं सर। नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी प्रोटीन्स तैयार होंगी उनमें तो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन साइटोसॉल में जो प्रोटीन्स तैयार होंगी, और साइटोसॉल में कौन बना रहा है इन प्रोटीन्स को? फ्री राइबोसोम्स, जबकि यहां पे बाउंड राइबोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड। तो फ्री राइबोसोम से बनाई हुई प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं पाए जाते। यही तो इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट यहां पे नोट कर दे रहे हैं कि साइटोसॉलिक प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेलर या ऑर्गेनेल प्रोटीन्स synthesized on free ribosomes, free ribosomes क्या होते हैं? They lack disulfide bonds। ये समझ में आया? यस सर। ऑर्गेनेल प्रोटीन्स फिर क्यों कह रहे हैं? ईआर भी तो एक ऑर्गेनेल ही है। सर वो जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं सीक्रेट कर पाते उसको भी करता है। हाँ, यस यस। बेसिकली जैसे कि हमको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल हैं, अपनी सारी प्रोटीन्स नहीं बना पाते हैं, कुछ प्रोटीन्स के लिए वो इन फ्री राइबोसोम्स पे डिपेंड करते हैं। और ये फ्री राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? साइटोसॉल में। तो ये फ्री राइबोसोम्स साइटोसॉल वाली प्रोटीन्स भी बनाएंगे और उन ऑर्गेनेल्स की भी कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे। जो भी प्रोटीन ये बनाए फ्री राइबोसोम्स, उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नहीं पाए जाएंगे। ये बड़ा की पॉइंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। एक दो एग्जांपल देके कि फला फला प्रोटीन में बताओ डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा नहीं होगा, या अब जब भी तुम पढ़ोगे और प्रोटीन्स के एग्जांपल तो ये चीज दिमाग में रहेगी ना कि कहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड है और कहाँ नहीं है और क्यों नहीं है, इसका रीजन भी आप जान चुके हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई? नहीं सर।